क्या हमने जो सुना था वो सब झूठ था? क्या हमारी आंखों पर सालों से एक पट्टी बंधी हुई थी? यह सवाल नॉर्वे के उन 24 होनहार छात्रों के मन में तब कौंधा जब उन्होंने आधी रात को दिल्ली के उस विशाल हवाई अड्डे पर कदम रखा। उन सबकी आंखों में एक अजीब सा डर था, एक ऐसी हिचकिचाहट जो अक्सर अनजानी और पिछड़ी समझी जाने वाली जगहों को लेकर होती है। लेकिन अगले कुछ घंटों में जो हुआ उसने न केवल उनके भूगोल के ज्ञान को चुनौती दी, बल्कि उनके घमंड को भी चकनाचूर कर दिया। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। नॉर्वे के ओस्लो से सिंगापुर जाने वाली उस फ्लाइट में सब कुछ बहुत आराम से चल रहा था। विमान के अंदर की दुनिया बिल्कुल शांत थी। ये छात्र जो अपने देश के सबसे बब्बे कॉलेजों से आए थे, अपने भविष्य के सपनों में खोए हुए थे। कोई डॉक्टर बनने वाला था, कोई इंजीनियर, तो कोई बड़ा बिजनेसमैन। उनके लिए भारत का मतलब था सिर्फ एक ऐसा देश जहां बहुत भीड़ है, जहां सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हैं और जहां गरीबी के सिवाय कुछ और नहीं है। उनके मन में भारत की एक ऐसी तस्वीर छपी थी जो शायद दशकों पुरानी थी। तभी अचानक एक जोरदार झटका लगा। विमान के अंदर की बत्तियां जलने बुझने लगीं। बाहर आसमान में बिजली काचक रही थी और बादलों का एक काला पहाड़ विमान के सामने खसा था। कप्तान की आवाज गूंजी। आवाज में एक गंभीरता थी जो दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाली थी। मौसम बहुत खराब हो चुका था। एक भयानक तूफान ने रास्ता रोक लिया था। सबसे सुरक्षित रास्ता यही था कि विमान को तुरंत पास के सबसे बड़े हवाई अड्डे पर उतारा जाए, और वह हवाई अड्डा था भारत की राजधानी दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। विमान के अंदर फुसफुसाहट शुरू हो गई। सारा ने अपने बगल में बैठी दोस्त का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह डर इस बात का नहीं था कि विमान उतर रहा है, डर इस बात का था कि वह भारत में उतर रहा है। थॉमस ने धीरे से कहा कि क्या हम वहां सुरक्षित रहेंगे? मैंने सुना है वहां बिजली भी अक्सर चली जाती है, और वहां के लोग कैसे होंगे? प्रोफेसर मिलर ने भी गहरी सांस ली। उन्हें भी लग रहा था कि शायद उनकी ये रात किसी मुसीबत से कम नहीं होगी। लेकिन जैसे ही विमान ने दिल्ली की धरती को छुआ और रनवे पर दौड़ना शुरू किया, खिड़कियों से बाहर का नजारा देखकर सबकी बोलती बंद हो गई। रात के 2 बज रहे थे, लेकिन नीचे की दुनिया रोशनी से नहाई हुई थी। सड़कों पर दूधिया रोशनी ऐसी चमक रही थी जैसे कोई विकसित यूरोपीय शहर हो। जब विमान टर्मिनल 3 के गेट पर रुका और वे छात्र बाहर निकले तो उनके पैर ठिठक गए। सचा बाहर की अबर अभी एक तो पर कर सामने जो नारा था उसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। वह विशाल टर्मिनल जिसकी छतें आसमान छू रही थीं, जहां फर्श आईने की तरह चमक रहा था। वहां न तो कोई शोर था, न ही कोई अफरा तफरी। चारों तरफ एक शांति थी, एक ऐसी व्यवस्था जिसे देखकर यूरोप के बब्बे बब्बे हवाई अड्डे भी छोटे लगने लगे। दीवारों पर लगी बुद्ध की विशाल मुद्राएं और भारतीय कलाकृतियां उन्हें चीख चीख कर बता रही थीं कि वे किसी मामूली देश में नहीं, बल्कि एक महान सभ्यता की गोद में आ चुके हैं। इमिग्रेशन के काउंटर पर खड़ा वह नौजवान अफसर, जिसकी वर्दी एकदम साफ सुथरी थी, उसने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। उसकी अंग्रेजी इतनी सांझ और आवाज में इतनी मिठास थी कि सारा को यकीन ही नहीं हुआ। उसने 1 मिनट से भी कम समय में उनके कागनात देखे और सिर झुकाकर कहा कि भारत में आपका स्वागत है। जान की पहली जान समय में वे छात्र एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। थॉमस ने अपना फोन निकाला और वहां का मुफ्त वाईफाई कनेक्ट किया। उसकी पलकें झपकना भूल गईं। इंटरनेट की रफ्तार इतनी तेज थी जितनी उसे ओस्लो के अपने घर में भी नहीं मिलती थी। उसने धीरे से प्रोफेसर के कान जगने के लिए आपके पता तक पूरी करती है कि पाठ करती है, ये साथ ही पाठ करती है, वो बहो के साथ मैं कहा कि सर ये तो कुछ अलग ही लग रहा है। प्रोफेसर मिलर भी चुप थे। उनकी आंखों में वह चमक थी जो कुछ नया और हैरान कर देने वाला देखने पर आती है। तभी उन्हें भूख महसूस हुई। हवाई अड्डे के अंदर ही एक छोटा सा स्टॉल था जहां चाय और नाश्ता मिल रहा था। वहां एक साधारण सा दिखने वाला आदमी बैठा था। छात्र वहां गए और उन्होंने कुछ खाने का सामान लिया। जब पैसे देने की बारी आई तो सारा ने अपना बटुआ निकाला, लेकिन उस दुकानदार ने मुस्कुराते हुए काउंटर पर लगे एक छोटे से QR कोड की तरफ इशारा किया। वहां एक साधारण सा किसान जैसा दिखने वाला आदमी खसा था, जिसके कपड़े थोड़े पुराने थे। उसने अपना फोन निकाला, कोड स्कैन किया और 1 सेकंड में भुगतान हो गया। नॉर्वे के वे छात्र हैरान रह गए। उनके देश में भी अभी कैशलेस इकोनॉमी पर बहस हो रही थी,
लेकिन यहां भारत में रात के 3 बजे एक आम आदमी बिना किसी परेशानी के डिजिटल भुगतान कर रहा था। यह कोई जादू नहीं था, यह भारत की बदलती हुई रफ्तार थी। प्रोफेसर मिलर ने उस दुकानदार से पूछा कि क्या यह हर जगह ऐसा ही है। उस आदमी ने बहुत गर्व के साथ जवाब दिया कि सर, अब यह हमारा नया भारत है। यह अब सब कुछ आपकी उंगलियों पर है। उस साधारण से आदमी के शब्दों में जो आत्मविश्वास था, उसने उन छात्रों के दिल को छू लिया। वे वहां से बाहर निकले और होटल की ओर जाने वाली बस में बैठे। सड़कें चौड़ी थीं, किनारे पर लगे पेड़ और हरियाली रात के अंधेरे में भी साफ दिख रही थी। सारा खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी। उसे लग रहा था जैसे वह कोई सपना देख रही है। उसने अपनी डायरी निकाली और पहला वाक्य लिखा कि आज मेरी आंखों से वो पर्दा गिर गया जो सालों से पश्चिमी मीडिया ने मेरी आंखों पर डाल रखा था। भारत वैसा नहीं है जैसा हमें पाया गया था। भारत तो उससे कहीं आगे निकल चुका है जहां तक हमारी सोच भी नहीं पहुंच पाती। जैसे जैसे बस दिल्ली की सड़कों पर आगे बन रही थी, उन छात्रों का डर अब धीरे धीरे सम्मान में बदल रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली भारत तो अभी उन्हें देखना बाकी था। वह भारत जो अपनी जच्चों को पखे हुए आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था। उन्हें इस बात का एहसास होने लगा था कि उनकी शिक्षा में शायद एक बहुत बड़ा अध्याय छूट गया था, और वह अध्याय था महान भारत का। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण दिल्ली की चौड़ी सड़कों पर पड़ी तो नजारा कुछ अलग ही था। सारा की नींद जब खुली तो उसे एक पल के लिए लगा कि वह शायद पेरिस या ओस्लो के किसी आलीशान इलाके में है। खिड़की से बाहर उसे दिल्ली का एक ऐसा चेहरा दिख रहा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नीचे सड़कों पर सफाई वाली गाड़ियां अपना काम कर रही थीं। किनारे पर बने बगीचों में माली पौधों को पानी दे रहे थे, और दूर कहीं मेट्रो की पटरियों पर ट्रेनें बिजली की रफ्तार से दौड़ रही थीं। होटल के लॉबी में जब सभी छात्र इकट्ठा हुए तो सबके चेहरे पर एक ही हैरानी थी। थॉमस ने अपनी कॉफी का घूंट भरते हुए कहा कि यार, मुझे तो लगा था कि सुबह उठते ही शोर शराबा और धूल मिलेगी, लेकिन यहां तो सब कुछ कितना व्यवस्थित है। प्रोफेसर मिलर ने मुस्कुराते हुए सबको पास बुलाया और कहा कि आज हम इस शहर को करीब से देखेंगे। हमारा विमान दोपहर बाद उड़ेगा, तो क्यों न हम पास के एक तकनीकी केंद्र की झलक देख लें। वे सब एक बस में सवार हुए। बस जैसे जैसे गुड़गांव के साइबर सिटी की ओर बढ़ी, उन छात्रों की गर्दनें बाहर की गगनचुंबी इमारतों को देखने के लिए ऊपर की ओर मुती ही चली गईं। कांच की बनी वो विशाल इमारतें उन्हीं पड़ता, वो तोरा की परता अभी में बाग करेंगे, अभी कुल्हा की है कि बार करेंगे, अभी करेंगे, जिनमें दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के दफ्तर थे, भारत की आर्थिक शक्ति का सबूत दे रही थीं। सारा ने देखा कि वहां काम पर जाने वाले युवा बिल्कुल उनकी तरह ही थे, हाथ में लैपटॉप, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना। एक जगह बस रुकी तो उन्होंने देखा कि कुछ युवा इंजीनियर एक पार्क में बैठकर किसी बड़ी समस्या पर चर्चा कर रहे थे। थॉमस उत्सुकतावश उनके पास चला गया। उसे लगा था कि शायद उसे बात करने में दिक्कत होगी, लेकिन उन भारतीय युवाओं ने जिस गर्मजोशी से उसका स्वागत किया, उसने थॉमस का दिल जीत लिया। एक इंजीनियर ने बताया कि वे एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जिससे गांव के छोटे से छोटे किसान को भी दुनिया भर की मंडियों के भाव पलक झपकते ही मिल जाएंगे। थॉमस ने पूछा कि क्या यह सब इतना आसान है? उस भारतीय नौजवान ने आंखों में एक चमक के साथ जवाब दिया कि हमारे देश में अब तकनीक सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, बल्कि हर एक नागरिक की ताकत बन गई है। हम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए समाधान बना रहे हैं। उस नौजवान की बातों में जो गर्व था, वो किसी घमंड से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और काबिलियत से पैदा हुआ था। नॉर्वे के उन छात्रों के लिए यह एक बहुत बड़ा सबक था। उन्हें समझ आ रहा था कि भारत अब सिर्फ इतिहास की किताबों का देश नहीं रहा, बल्कि भविष्य की इबारत लिख रहा है। तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके मन में भारतीयों के प्रति सम्मान को और गहरा कर दिया। बस से उतरकर जब वे एक स्थानीय बाजार की ओर पैदल जा रहे थे तो सारा का बैग अचानक एक भी वाली जगह पर गिर गया। उसे पता भी नहीं चला और वह आगे बहा गई। उसके बैग में उसका पासपोर्ट, पैसे और सबसे जरूरी चीज उसका कीमती कैमरा था। करीब 10 मिनट बाद जब सारा को एहसास हुआ कि उसका बैग गायब है तो उसके हाथ पांव फूल गए। वह रोने लगी। उसे लगा कि अब वह कभी घर नहीं लौट पाएगी। प्रोफेसर मिलर और बाकी छात्र भी परेशान हो गए। उन्हें लगा कि इतनी भी में अब वो बैग कभी वापस नहीं मिलेगा।
तभी पीछे से एक साधारण सा आदमी दौड़ता हुआ आया। उसके कारी में ये साथों में बुरी साथों की बारी पर कपाए बहुत साधारण थे। शायद वह पास की किसी दुकान में काम करता था। उसके हाथ में सारा का वही बैग था। वह हाफ रहा था। उसने सारा के पास आकर बैग बढ़ाया और टूटी फूटी आवाज में कहा कि दीदी, आपका सामान गिर गया था। सारा ने कांपते हाथों से बैग लिया और तुरंत उसे खोलकर देखने लगी। सब कुछ सलामत था, 1 रुपया भी कम नहीं था। उसने खुशी के मारे उस आदमी को कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन उस आदमी ने हाथ जोड़ लिए। उसने बहुत सादगी से कहा कि दीदी, हमारे यहां मेहमान को भगवान माना जाता है, ईमानदारी का कोई मोल नहीं होता। आप खुश रहिए, बस इतना ही काफी है। इतना कहकर वह आदमी भीड़ में कहीं ओझल हो गया। सारा वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह आदमी चाहता तो वह बैग रख सकता था, कोई उसे पकाने वाला नहीं था, लेकिन उसके संस्कारों ने उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। नॉर्वे के वे होनहार छात्र जो खुद को बहुत सभ्य और शिक्षित समझते थे, उस पल एक साधारण भारतीय की महानता के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहे थे। प्रोफेसर मिलर ने सारा के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि देखा सारा, यही है भारत की असली शक्ति। यहाँ की ऊंची इमारतें और तेम इंटरनेट तो सिर्फ बाहरी दिखावा हैं, असली भारत तो इन लोगों के दिलों में बसता है। यहाँ ईमानदारी और सेवा का भाव रग रग में बसा है। दोपहर होते होते वे वापस हवाई अड्डे की ओर मुहे। अब उनके मन में न तो कोई डर था और न ही कोई शिकायत। वे एक ऐसे देश को पीछे छोड़ रहे थे जिसने उन्हें महज कुछ घंटों में वह सिखा दिया था जो उनकी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं सिखा पाई थी। उन्हें समझ आ गया था कि भारत का लोहा पूरी दुनिया क्यों मानती है। यह देश सिर्फ अपनी मिसाइलों या सैटेलाइट से महान नहीं बना है, बल्कि अपनी उस संस्कृति से बना है जहां आज भी अतिथि देवो भव का मंत्र हर इंसान के दिल में धड़कता है। हवाई अड्डे के गेट पर पहुंचते ही थॉमस ने पीछे मुड़ कर एक आखिरी बार उस तिरंगे को देखा जो हवा में शान से लहरा रहा था। उसने अपने मन में वादा किया कि वह यहां फिर से आएगा, एक पर्यटक की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे छात्र की तरह जो इस महान देश से और भी बहुत कुछ सीखना चाहता है। हवाई अड्डे के प्रस्थान लाउंज में अब भी कुछ समय बाकी था। सारा, थॉमस और उनके साथ के बाकी छात्र अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उनके बैठने के तरीके, उनकी बातचीत और यहां तक कि जिस तरह से वे आसपास के लोगों को देख रहे थे, उसमें एक गहरा सम्मान झलक रहा था। तभी उनकी नजर पास की बेंच पर बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पाजी। उनके सफेद बाल, सादगी भरा कुर्ता और आंखों के पीछे छिपी गहरी चमक बता रही थी कि वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वे एक किताब पढ़ रहे थे जिसके पन्ने थोड़े पुराने हो चले थे। प्रोफेसर मिलर ने आगे बीककर उनसे बात शुरू की। बातों बातों में पता चला कि वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के एक रिटायर्ड वैज्ञानिक थे। जब उन छात्रों को यह पता चला तो उनकी उत्सुकता का ठिकाना नहीं रहा। थॉमस ने झिझकते हुए पूछा कि सर, हमने सुना है कि भारत ने बहुत कम खर्च में चांद और मंगल तक पहुंचने का कारनामा कर दिखाया है। क्या यह सच है कि आपका मंगल मिशन एक हॉलीवुड फिल्म के बजट से भी कम था? वह बुजुर्ग वैज्ञानिक मुस्कुराए। उन्होंने अपनी किताब बंद की और बहुत ही शांत स्वर में कहा कि बेटा, भारत के लिए तकनीक सिर्फ मशीनों का खेल नहीं है, यह हमारी साधना है। हम एक ऐसे देश से आते हैं जहां हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने सितारों की चाल को समझ लिया था। हमारे पास संसाधनों की कमी हो सकती है, लेकिन हमारे पास वह जुगांच और मेहनत है जो किसी भी बही मशीन से ज्यादा ताकतवर है। हमने मंगल पर पहली बार में पहुंचकर दुनिया को यह दिखाया कि भारत की मेधा अब किसी की मोहताज नहीं है। हम चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे जहां दुनिया का कोई और देश नहीं पहुंच सका। और जानते हो क्यों? क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने दफ्तरों में नहीं, बल्कि अपने सपनों में उस तिरंगे को फहराते हुए देखा था। सारा ने पूछा कि लेकिन सर, भारत को लेकर दुनिया के मन में अभी भी बहुत सारी गलतफहमियां हैं। लोग अभी भी भारत को एक पिछड़ा देश मानते हैं। बुजुर्ग वैज्ञानिक की आंखों में एक गर्व भरा दर्द दिखा। उन्होंने कहा कि दुनिया क्या देखती है यह उनकी दृष्टि पर निर्भर करता है, लेकिन जब पूरी दुनिया महामारी की चपेट में थी, तब इसी पीछे भारत ने दुनिया की फार्मेसी बनकर करोड़ों लोगों की जान बचाई थी। हमने न केवल अपने 125 करोड़ लोगों के लिए टीका बनाया, बल्कि दुनिया के उन गरीब देशों को भी मुफ्त में वैक्सीन भेजी जिन्हें अमीर देशों ने अकेला छोड़ दिया था। यह हमारा धर्म है।
हम उस संस्कृति के लोग हैं जो मानती है कि पूरा विश्व एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। जब हम में कापी के एक पाती है कि पूरी माज देशों हैं तरक्की करते हैं, तो हम पूरी मानवता को साथ लेकर चलते हैं। नॉर्वे के उन छात्रों के लिए यह एक बहुत बड़ी सीख थी। उन्हें एहसास हुआ कि जिसे वे कुशलता और रफ्तार समझते थे, वह भारत की इस सेवा भावना और त्याग के आगे बहुत छोटी है। थॉमस ने गौर किया कि उस बुजुर्ग वैज्ञानिक के पास एक बहुत पुराना फोन था, लेकिन उनकी बातें अंतरिक्ष की गहराइयों से भी ऊंची थीं। यही भारत की असली पहचान है, सादगी और शिखर का अद्भुत संगम। वैज्ञानिक ने आगे बताया कि आज भारत के युवा सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे, बल्कि वे दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं। चाहे वह प्रदूषण कम करने की तकनीक हो या गांव-गांव तक डिजिटल शिक्षा पहुंचाना, भारत का युवा अब आत्मविश्वास से लबालब है। अब हम दुनिया का अनुसरण नहीं करते, अब दुनिया हमारा अनुसरण करती है। बातचीत के दौरान सारा की नजर अपनी डायरी पर पड़ती। उसने महसूस किया कि वह जिन होशियार और प्रतिभाशाली छात्रों की टोली का हिस्सा थी, वे वास्तव में जीवन की बड़ी परीक्षाओं में अभी बहुत पीछे थे। भारत ने उन्हें सिखाया था कि सफलता केवल अंकों या पैसों से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आपने दूसरों के जीवन में क्या बदलाव लाया। तभी प्रस्थान की घोषणा हुई। उन छात्रों के उठने का समय हो गया था, लेकिन किसी का भी मन वहां से जाने का नहीं हो रहा था। उन्होंने उस बुजुर्ग वैज्ञानिक के पैर छुए, एक ऐसी भारतीय परंपरा जिसे उन्होंने कुछ ही घंटों पहले सीखा था। वैज्ञानिक ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि याद रखना बच्चों, ज्ञान कहीं भी मिल सकता है, लेकिन संस्कार केवल मिट्टी से झुककर ही मिलते हैं। अपनी जजों को कभी मत भूलना। जैसे ही वे गेट की ओर बढ़े, सारा ने थॉमस की ओर देखा। थॉमस की आंखों में एक नई चमक थी। उसने कहा कि सारा, मुझे लगता है कि आज से मेरी असली पढ़ाई शुरू हुई है। अब तक मैं सिर्फ किताबों का गुलाम था, आज मैंने इंसानियत और राष्ट्र के प्रति प्रेम का असली अर्थ समझा है। हवाई अड्डे के उस भव्य हॉल में, जहां हजारों लोग इधर उधर जा रहे थे, वे 24 छात्र अब खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहे थे। उनके मन का वह बोझ उतर चुका था जो उन्हें श्रेष्ठता का भ्रम देता था। उन्होंने समझ लिया था कि भारत की शक्ति उसके हथियारों में नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की मुस्कुराहट, उनकी सहनशीलता और उनकी उस असीम बुद्धि में है जो हजारों सालों के मंथन से निकली है। विमान अब बादलों के ऊपर था। खिड़की से नीचे देखते हुए सारा को अब भारत की जमीन दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी खुशबू और वहां के लोगों की बातें अभी भी उसके जहन में ताजा थीं। पूरे रास्ते विमान में एक अजीब सी शांति थी। यह वह शांति नहीं थी जो बोरियत से आती है, बल्कि यह वह शांति थी जो तब आती है जब इंसान के अंदर गहरे विचार चल रहे हों। थॉमस ने अपनी सीट बेल्ट खोली और सारा की तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक ही बात थी। वे अब वह लोग नहीं रहे थे जो 2 दिन पहले ओस्लो से चले थे। जब वे नॉर्वे के ओस्लो हवाई अड्डे पर उतरे, तो वहां की ठंडी हवा और सन्नाटे ने उनका स्वागत किया। वहां सब कुछ बहुत व्यवस्थित था, बहुत साफ था, लेकिन उन छात्रों को अब वहां कुछ खालीपन सा महसूस हो रहा था। थॉमस ने गौर किया कि लोग एक दूसरे को देख तो रहे थे, लेकिन कोई मुस्कुरा नहीं रहा था। इमिग्रेशन पर खाए अफसर मशीनों की तरह काम कर रहे थे। सारा को अचानक दिल्ली के उस सुरक्षा अफसर की याद आई जिसने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया था। उसे उस चाय वाले की याद आई जो अपने पुराने फोन से डिजिटल भुगतान ले रहा था और गर्व से अपने देश की बात कर रहा था। अगले हफ्ते यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। इन 24 छात्रों को अपनी इस यात्रा के बारे में एक रिपोर्ट पेश करनी थी। पूरे कॉलेज को लग रहा था कि वे भारत की गरीबी, वहां की भी और वहां आई मुसीबत के बारे में बताएंगे। लेकिन जब सारा मंच पर खड़ी हुई तो उसने जो कहा, उसने पूरे सभागार में सन्नाटा खींच दिया। सारा ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि हम खुद को बहुत आधुनिक समझते थे। हमें लगता था कि हमने दुनिया देख ली है और हमारी तकनीक ही सबसे बेहतर है। लेकिन भारत में बिताए उन कुछ घंटों ने मेरा घमंड तोड़ी दिया। मैंने वहां देखा कि असली आधुनिकता केवल साम तरफ ने कहा मशीनों में नहीं होती, वह इंसान के व्यवहार में होती है। मैंने देखा कि जिस डिजिटल क्रांति की हम यहां सिर्फ चर्चा करते हैं, वह भारत के छोटे छोटे गांवों और सचकों तक पहुंच चुकी है। एक आम आदमी भी वहां तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। सारा ने आगे बताया कि भारत सिर्फ एक देश नहीं है, वह एक भावना है,
उसने उस बैग वाले आदमी की कहानी सुनाई जिसने बिना किसी लालच के उसका कीमती सामान लौटा दिया था। उसने उस बुजुर्ग वैज्ञानिक की बातें दोहराई जिन्होंने बताया था कि कैसे भारत ने अपनी मेधा से अंतरिक्ष में तिरंगा फहराया और कैसे पूरी दुनिया को दवाइयां और वैक्सीन देकर बचाया। सारा की आवाज भारी हो गई जब उसने कहा कि हमें सिखाया गया था कि भारत पिछड़ा है, लेकिन सच तो यह है कि भारत उस ऊंचाई पर पहुंच चुका है जहां तक पहुंचने के लिए अभी दुनिया को बहुत कुछ सीखना बाकी है। थॉमस ने मंच पर आकर कहा कि भारत ने मुझे सिखाया कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। सफलता का मतलब है अपनी जजों से जुने रहकर आसमान को छूना। आज भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, चाहे वह तकनीक हो, विज्ञान हो या अध्यात्म। हम वहां यह सीखने गए थे कि गरीब देश कैसे होते हैं, लेकिन हम वहां से यह सीख कर आए कि महान देश कैसे बनते हैं। उन छात्रों के इस बदलाव ने पूरे नॉर्वे के मीडिया में हलचल मचा दी। लोगों ने भारत के बारे में अपनी राय बदलना शुरू कर दिया। सारा ने अपने सोशल मीडिया पर भारत की उन यादों को साझा किया जिन्हें लाखों लोगों ने देखा। उसने लिखा कि अगर आपको दुनिया को समझना है तो एक बार भारत एरूर जाइए। वहां आपको वह सुकून मिलेगा जो दुनिया के किसी कोने में नहीं है। भारत की वह आपातकालीन लैंडिंग वास्तव में उन छात्रों के जीवन की सबसे बड़ी ओपनिंग बन गई थी। आज वे छात्र जहां भी जाते हैं गर्व से भारत की मिसाल देते हैं। सारा ने अपने कमरे में आज भी वह छोटी सी मूर्ति और वह QR कोड की फोटो लगा रखी है जो उसे याद दिलाती है कि सच्चाई अक्सर हमारी सोच से कहीं ज्यादा खूबसूरत होती है। कहानी यहां खत्म नहीं होती। यह तो बस एक शुरुआत है उस नए भारत की जिसे आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। एक ऐसा भारत जो अपनी प्राचीन संस्कृति को कंधे पर उठाए डिजिटल तकनीक के पंख लगाकर भविष्य की ओर उड़ रहा है। आज जब हम मुंह कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि भारत की असली ताकत उसके संसाधनों में नहीं बल्कि उसके 125 करोड़ लोगों के उस भरोसे में है कि हां, हम विश्व गुरु हैं और हम रहेंगे। अगर आपको भी अपने भारतीय होने पर गर्व है और आपको लगता है कि हमारी संस्कृति दुनिया की सबसे महान संस्कृति है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। हमें कमेंट में बताएं कि भारत की वह कौन सी बात है जो आपको सबसे ज्यादा गौरवान्वित करती है। भारत की इस महानता को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है।